राजव्यवस्था की तैयारी कैसे करें, ये सवाल अक्सर आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले सिविल सेवा के विद्यार्थियों के सामने घूमता रहता है। खास तौर पर जो विद्यार्थी तैयारी की शुरुआत कर रहे होते हैं, उनके मन में कई प्रश्न होते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे वास्तव में इस व्यापक पाठ्यक्रम को कैसे समझ बनाते हुए पूरा इसको कंप्लीट करें। ये सब सवाल क्या होता है। यहां मैं 5 बातें आपसे साझा करना चाहूंगा जो राजव्यवस्था की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी, जो आपके अप्रोच, जो आपकी टैक्टिक्स, इन सब को निर्धारित करती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे आपकी जानकारी और आपकी जानकारी और समझ के बीच में एक संतुलन स्थापित करते हुए आपको पढ़ना चाहिए। जानकारी और समझ के बीच में जो संतुलन है, उस संतुलन की बात को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए। इसका आशय क्या है। कई बार क्या होता है कि आपको फैक्ट्स की जानकारी होती है, जैसे आपको ये लगता है कि प्री निकालने के लिए आर्टिकल्स की जानकारी बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हम पहले जानकर समझ की तरफ बढ़ते हैं या समझने के साथ हमारी जानकारी बढ़ती है। जब आप किसी भी नए विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें पहले अगर आप चीजों को समझते हैं तो आपके लिए जानना आसान हो जाता है, और समझने से जानने का जो फासला होता है, जो एक रिश्ता होता है, वह रिश्ता होता है, आपको एक कंफर्ट जोन में ले जाता है। इसलिए जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो मैं आपको ये बिल्कुल यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की तरफ ले जाना चाहूंगा कि आपको केवल अनुच्छेद को जानना, आपके द्वारा अनुच्छेद को जानना मात्र ही वह काफी नहीं है। दरअसल अनुच्छेदों में कही गई बातों को समझना भी बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए, और हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत सहित पंचायती राज संस्था की के तहत आने वाले जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनकी परिभाषा है। तो अगर आपसे इस जानकारी के बारे में पूछा जाए कि बच्चों पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप 243 बताएंगे। लेकिन अनुच्छेद को जानने के साथ ही यह भी सवाल है कि क्या आप अनुच्छेद में कही गई जो बात है उस बात को समझ रहे हैं, और अगर आप समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक संतुलन अच्छा बिठा पा रहे हैं। समझना क्या है, पंचायत की जब परिभाषा की गई तो उस परिभाषा में कहा गया कि पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्वायत्त शासन की संस्था है। अब यहां पर क्या है कि पंचायत की जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन पर आपसे प्रश्न पूछा गया, और यह प्रश्न आईएएस से लेकर आरएएस, यूपी पीसीएस सब में पूछा गया। पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्वायत्त शासन की संस्था होती है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संविधान पंचायत को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखता है, वह ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित इंस्टीट्यूशन के रूप में देखी गई, और इसके साथ ही उसको सेल्फ गवर्नमेंट के या सेल्फ गवर्न करने के इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा गया। गवर्न करने का मतलब होता है कानून बनाना, कानून को लागू करना, विवादों का निपटारा करना। क्या पंचायतें सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इस अर्थ में है? नहीं।
पंचायतें सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय के जो 29 विषय हैं, उन 29 विषयों पर स्कीमों को बनाने और लागू करने के संदर्भ में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है। ये समझ है। तो केवल जानना ही पर्याप्त नहीं होगा, समझना भी पर्याप्त होगा। और यहां पर इस बात को भी आप समझें कि एक जो बिल्कुल बिगनर है, उसके सामने कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि वह तथ्यों को जानने के बाद अवधारणाओं को समझने की तरफ बढ़े, या अवधारणाओं को समझने के बाद वह तथ्यों की तरफ क्या है बढ़े, या उसके लिए यह रास्ता है कि पहले वह अवधारणाओं को समझे और अवधारणाओं को समझने के बाद क्या है वह जानने के बाद जानने की तरफ क्या है बढ़े। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जितने भी बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनको मेरी सलाह होगी कि पहले बातों को समझने के बाद जानने का रास्ता ठीक होता है, क्योंकि तब आपके ऊपर केवल जो आपके ऊपर जानकारी का भार नहीं पड़ता। आप जो चीज जानते हैं वो चीज क्या है वो समझ कर जान रहे हैं। और यही कारण है कि बिगिनर्स के लिए तो ये कहा जाता है। हाँ, एडवांस लर्नर जो है, जो पहले बहुत सी चीजों को समझ चुका है, एडवांस लर्नर वो किसी चीज को जानकर ही समझ जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही अंडरस्टैंडिंग क्या है बना चुका है। इसलिए जो बच्चे तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनको समझने वाली किताबें, समझने वाली चीजों को पढ़ना चाहिए। और समझने वाली किताबों में एनसीईआरटी का बहुत ही उच्चतम स्थान है। इसलिए किसी भी बिगिनर को तैयारी करते समय सबसे पहला कदम उसके लिए क्या है, किसी भी बिगिनर को तैयारी करते समय एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से शुरुआत करना चाहिए। और यहाँ पर कक्षा 11 की एक एनसीईआरटी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस एनसीईआरटी को कम से कम 2-3 बार आप जब पढ़ते हैं तो आपको आपकी एक समझ क्या है विकसित होती है। आप इसके निचले स्तर से भी शुरुआत कर सकते हैं, या कई बार निचले स्तर की एनसीईआरटी का भी हमें उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक भारत की राज्य व्यवस्था की तैयारी के लिए एक मूलभूत किताब के रूप में इस्तेमाल करने की बात है, तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। एनसीईआरटी के बाद आप कोई एक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। और इस टेक्स्ट बुक में जैसे आप सुभाष कश्यप की भारत हमारा संविधान क्या है ले सकते हैं, हमारी संसद ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको दूसरे स्तर पर एक बेयर एक्ट की भी जरूरत होगी, जो संविधान का होना चाहिए। अब हमने यहां पर थोड़ी समझ बना ली, और समझ बनाने के साथ साथ हम यहां पर अब अपनी जानकारी और समझ दोनों को क्या बढ़ा रहे हैं। तीसरे लेवल पर पहुंचकर हम किसी गाइड की, किसी नोट्स की, किसी भी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल किए गए हैं, उन सब को क्या है हम देख सकते हैं। दरअसल तैयारी में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितना पढ़ते हैं शुरू में। तैयारी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ी गई बात को कितना समझते हैं और समझी गई बातों को कितना याद रखते हैं, या याद रखने वाली बातों को कितना समझते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपने कितना आहार या भोजन ग्रहण किया है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उतने आहार को ग्रहण करके, खाकर, पचाकर आपका शरीर पुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। आपका उसी तरह से ज़्यादा पढ़ना आपके समझने से अगर जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपका ज्ञान पुष्ट हो रहा है। आपको क्या है एक ऐसी समझ प्राप्त हो रही है जिससे परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में मदद क्या है मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरू में ज़्यादा पढ़ने पर भी अगर विषय में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, और इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप समझते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको विषय बोझिल लगता है, भारी लगता है। इसलिए किसी भी चीज़ में दिलचस्पी पैदा होना,
उसकी समझ को विकसित करना, उस क्षेत्र में जाकर, उस विषय के क्षेत्र में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ग्रहण करने के लिए एक आसान रास्ता होता है। और इसलिए जो है ज़्यादा पढ़ना समझने के बगैर यह क्या है, सिविल सेवा के लिए उपयोगी तरीका नहीं है। आपका कितना सटीक अध्ययन है, संतुलन कितना है, कितनी उपयोगी चीज़ों को आपने पढ़ा है, इसका बहुत महत्व है। तो इसलिए जो है पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया, वो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपके जानकारी और समझ के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, और ये संतुलन बड़ा नाजुक होता है। स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यहां पर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में क्या है, आपको क्या है, एक संतुलन क्या है साधना पड़ेगा। यह चीज मैंने आपको बताई। दूसरी बात यह है, जो दूसरा पॉइंट है वह क्या है कि आप मल्टीपल स्टडी रिसोर्सेस का यूज करने की अपने भीतर एक प्रवृत्ति लेकर आए। यहां पर इस बात को आप ऐसे समझें कि कई बार क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें किसी एक चीज को जब आधार बनाते हैं, तो कई बार यह भी होता है कि अगर उस चीज से, उस विषय से, उस किताब से प्रश्न नहीं पूछा गया तो असुविधा हमें होती है, प्रश्नों को हल करने में कठिनाई महसूस होती है। इसलिए दूसरी बात यहां पर यह है कि यहां पर बहुविध जो है अध्ययन है, इसको क्या है, बहुविध अध्ययन, जो वास्तव में हमें कह सकते हैं कि संसाधनों का इस्तेमाल आप करें। बहुविध अध्ययन, संसाधनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसको हम लोग ये कहेंगे कि यूज ऑफ मल्टीपल स्टडी रिसोर्सेस। क्यों ये बात कही जा रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही व्यापक विषय तो है ही, इसके साथ ही इस विषय की खूबसूरती है और यही इसके तैयारी की चुनौती भी है। इसमें स्टैटिक एस्पेक्ट भी है और डायनेमिक एस्पेक्ट भी है। जीएस के कुछ ऐसे सेगमेंट हो सकते हैं जहां पर आपको स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में संतुलन साधने की जरूरत या चुनौती का सामना न करना पड़े। जैसे इतिहास में कुछ दृष्टिकोण या व्याख्या करने का अप्रोच बदलेगा, लेकिन तथ्य तो वही रहेंगे। यहां पर क्या है कि इंडियन पॉलिटी का जो सेगमेंट है, जो भारतीय राज व्यवस्था है, इस भारतीय राज व्यवस्था में एक तरफ कुछ स्थैतिक पक्ष होते हैं और दूसरी तरफ क्या होते हैं, कुछ डायनेमिक पक्ष, कुछ गत्यात्मक पक्ष क्या होते हैं। जो स्थैतिक पक्ष होते हैं भारतीय राज व्यवस्था में, जो स्थैतिक पक्ष हैं, इन भारतीय राज व्यवस्था में जो स्थैतिक पक्ष हैं, उनको निश्चित रूप से आपको किसी अच्छी टेक्स्ट बुक से तैयार करना चाहिए। और टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के बाद मैंने जैसे कहा कि चाहे तो आप सुभाष कश्यप की किताब को ले सकते हैं, लोकसभा के महासचिव रहे हैं। सुभाष कश्यप की जो किताब है हमारा संविधान आप ले सकते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में भी आती है और बहुत अच्छी किताब है। इसके साथ ही रूपा मंगलानी की एक किताब आती, भारतीय शासन और राजनीति करके, उसे भी आप ले सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है। टेक्स्ट बुक को आपने ऑप्ट कर लिया, एक किताब को पढ़ें, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लेकिन किसी एक किताब को ही अपना तैयारी का ट्रम्प कार्ड बनाने से बचें। किसी एक किताब को तैयारी का ट्रम्प कार्ड बनाने से क्यों बचें? क्योंकि जो परीक्षा की मांग है बहुत व्यापक है, बहुआयामी है और गत्यात्मक पक्षों से युक्त है। और किसी एक किताब को ही ट्रम्प कार्ड बनाने का मतलब यह है कि उस किताब की लिमिटेशन आपकी लिमिटेशन होगी। तो स्थैतिक पक्ष को आपने यहां से तैयार किया,
जो गत्यात्मक पक्ष होता है उसके लिए एक अखबार का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और यह जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी का ही अखबार पढ़ें, आप जो भी अखबार पढ़ें उसमें अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खबरों को निकालने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। अखबार के साथ साथ आप इंटरनेट जो मीडिया होता है उस इंटरनेट मीडिया का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक व्यवस्था के गत्यात्मक पक्षों को तैयार कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट मीडिया में 2 वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स में एक पीआरएस की वेबसाइट आपको इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट को तैयार करने में बहुत मददगार होगी। जो पीआरएस की वेबसाइट है, जब आप उस गूगल पर सर्च करेंगे तो यहां पर जो रिसर्च से जुड़ी हुई जो आपको तमाम अपडेट चीजें हैं, संविधान संशोधन या किसी कानून पर कोई बहस, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। इसके साथ ही आपको सरकार के पक्ष से कुछ चीजों को जानना है, जिसमें पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के बहुत ही उपयोगी चैनल्स का आप एक लिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप में कोई डिस्ट्रैक्शन क्या है न हो। लेकिन जो गत्यात्मक पक्ष होता है बच्चों, इसमें एक तरफ आपको न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस हैं जो हाल के वर्षों में आए हैं। जिस वर्ष आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जिस वर्ष आप तैयारी कर रहे हैं, उस साल के जितने न्यायिक निर्णय हैं उन न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो हाल फिलहाल के संविधान संशोधन हैं उन संशोधनों के बारे में आपको जानकारी और समझ क्या रखनी पड़ती है। और इसके साथ ही कोई नए कानून अगर आया तो उस नए कानून पर आपको जानकारी रखनी पड़ती है। और इसके साथ ही किसी पुराने कानून में अगर संशोधन हुआ तो उसको भी आपको जानकारी रखनी पड़ती है। इसलिए मेरी एक नेक सलाह है कि किसी भी एक किताब को तैयारी का ट्रम्प कार्ड बनाने से बचें। किताब की सीमाएं आपकी सीमाएं बन जाएंगी। परीक्षा की मांग बहुत व्यापक है, बहुआयामी है, गत्यात्मक है। इसलिए गत्यात्मक पक्षों की तैयारी के लिए अखबारों, इंटरनेट मीडिया, इनका इस्तेमाल करना सीखें। लेकिन इसमें यह भी है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा न करें जिससे जो अस्थैतिक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष के बीच में जो संतुलन है वो संतुलन क्या है, टूट जाए। अगर ये 60 से 70% है तो ये महज क्या है 30 से 40% होगा। और 30 से 40% के लिए 60 से 70% को खतरे में डालना क्या है, ठीक नहीं है। कई बार ये देखा जाता है कि हम अपनी रुचि के अनुसार क्या है अपनी तैयारी की रणनीति, अपने तैयारी का अप्रोच क्या तय कर लेते हैं। सुबह से शाम तक पूरी तैयारी में करंट अफेयर्स ही चल रहा है। दरअसल एक संतुलन साधना पड़ेगा और वो संतुलन यहाँ पर बहुविध अध्ययन संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में भी होना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में यहाँ पर ये दूसरी बात है। तीसरी बात यहाँ पर यह है बच्चों कि जब आप कोई तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में खास तौर पर इंडियन पॉलिटी की तैयारी करते हैं तो कई बार एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने टेक्स्ट रीडिंग, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसको रीड किया है कि नहीं किया है। कई बार ये कहा जाता है कि मेरी अपनी रीडिंग है। रीडिंग क्या है? ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आईएएस में कई बार सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से सीधे निकाल कर रख दिए जाते हैं। एक रीजन तो ये है परीक्षा की मांग का। दूसरी बात यहां पर यह है कि ओरिजिनल टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट को पढ़ने और समझने के बीच का जो गैप होता है उसमें हमारा मस्तिष्क जो होता है वो लगता है और वो उस गैप को क्या है भरता है। हम पढ़ते हुए जब लिखते हैं तो लिखना जो है उससे हमारी याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए यहां पर क्या है कि रीडिंग जो है, यहां पर जो रीडिंग आपकी है वह आपकी अप्रोच का हिस्सा होनी चाहिए। और रीडिंग ऑफ ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट की जो रीडिंग है, मतलब यहां पर जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की जो रीडिंग है, इस रीडिंग को आप देखें। यहां पर जो मूल पाठ है, इस मूल पाठ की पढ़ाई जो है, रीडिंग जो है, यह क्या है, कैसे संविधान के बेयर एक्ट को आप पढ़ें। जैसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ज्यादातर प्रश्न सीधे सीधे आर्टिकल से पूछे जाते हैं।
इसके साथ ही संविधान की प्रस्तावना से ओरिजिनल टेक्स्ट से सवाल क्या पूछे जाते हैं और संविधान के अनुच्छेदों से भी आपसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट की रीडिंग बेयर एक्ट से बार बार करें। आपकी तैयारी का, इंडियन पॉलिटी की तैयारी का एक बहुत ही उपयोगी साथी है कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट। और जब आपको क्लासेस में बताया जाता है कि इन आर्टिकल्स को पढ़ो, तो उस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन बाद में आप पढ़िए, किताब उसमें फिर बाद में आएगी। अगर आपको 74, 75, 77, 78 ओरिजिनल टेक्स्ट आपने पढ़कर उस अनुच्छेद का मतलब आपने निकालना शुरू किया, तो आपकी तैयारी, आप जो मांग है परीक्षा की, उस मांग को क्या है पूरा कर रहे हैं। तो तीसरी बात यह है। चौथी बात यहां पर ये बच्चों है कि पॉलिटी में कुछ चीजें बहुत कॉमन पूछी जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ऑड होती हैं। होता यह है कि विद्यार्थी कॉमन पर भी कई बार क्या है अच्छा या सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं, सही जवाब नहीं दे पाते हैं, और ऑड पर तो फंसते ही फंसते हैं। जैसे अगर कई बार विद्यार्थियों से ये पूछा जाए कि इंडियन पॉलिटी या किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए आपको गवर्नमेंट का सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, इन सब को समझना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, या फिर इसी तरह से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ता है। ये बहुत क्या है कॉमन चीजें मानी जाती हैं। लेकिन जब विद्यार्थियों से इसके किसी भी कोर कॉन्सेप्ट के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि उसमें वे बड़ी असुविधा महसूस करते हैं। प्रचलित और जो अप्रचलित है, कम प्रचलित है, जो ऑड है, दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जो बहुत प्रचलित चीज होती है उस पर गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसा मैंने कहा कि आप अगर इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का मतलब केवल और केवल संविधान के अनुच्छेदों को तैयार करना मात्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेदों के अलावा आपको जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को भी आपको अच्छे से क्या है तैयार करना क्या है आना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से तैयार करना आना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि फेडरल सिस्टम किसको कहते हैं, संघात्मक जो प्रणाली है वह संघात्मक प्रणाली किसको कहते हैं। संघात्मक प्रणाली में अगर आपको ये पता है कि शक्तियों का जो विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ जो पावर होता है, वह सबसे मूल बात है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि शक्तियों के पृथक्करण से यह कैसे अलग है। इसी तरह से संसदीय प्रणाली क्या होती है, संसदीय प्रणाली का मूलभूत जो तत्व है वह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। अब ये पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर इसी तरह से अध्यक्षीय प्रणाली क्यों होती है, और अध्यक्षीय प्रणाली में शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ जो पावर होता है, यह सेपरेशन ऑफ पावर जो है वह क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत प्रचलित चीजें हैं। इन प्रचलित चीजों को भी इस पर आपसे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों सवाल पूछे जाते हैं। और प्रचलित चीजों के साथ साथ कुछ विषम चीजें, कुछ अप्रचलित चीजें भी होती हैं। जैसे भारत में शक्तियों का पृथक्करण है, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, तो उसकी खासियत क्या है। भारत में राज्यों के बीच भी झगड़ा होता है और केंद्र और राज्य दोनों के बीच झगड़ा होता है, और ये सारे झगड़े सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाए जाते हैं। लेकिन नदियों के पानी के बीच का अगर कोई झगड़ा होगा तो यह झगड़ा सब पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा, और ट्रिब्यूनल का गठन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो ये ऑड फैक्ट हो गया। 262 में जो इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल्स के गठन की बात है वो उस सिद्धांत से हटकर बात है जिसमें सारे जो
संघात्मक झगड़े होते हैं, जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब जो इकाइयों के बीच जो झगड़े होते हैं, सब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन नदियों के पानी के बीच का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जाता। क्यों? ऑड फैक्ट है ये, और ऑड फैक्ट पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कॉमन फैक्ट पर बहुत ही आपकी चीजों को आपके समझ को जांचने वाले सवाल पूछे जाएंगे, वैसे ही यहां पर ऑड फैक्ट पर भी आपसे क्या है सवाल क्या है पूछे जाते हैं। इसलिए जो है आपको कॉमन के साथ साथ ऑड को भी तैयार करना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इंडियन पॉलिटी में ऑड चीजें ज्यादा नहीं हैं, कुल मिलाकर 12 से 15 चीजें ऑड हैं जो भारत को अलग करती हैं, जो भारत के संविधान की विशिष्टता में आप पढ़ते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान में जो मॉडल अपनाया गया है वो यूरोपीय मॉडल से भिन्न है, तो ये अलग चीज है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसका अलग किस बात पर है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से हम यहां पर देखिए, शक्तियों का पृथक्करण भारत में है, लेकिन संसदीय प्रणाली में आमतौर पर जो शक्तियों का पृथक्करण होता है, भारत का संविधान उससे और आगे चला जाता है, तो ये बहुत अलग चीज है। फिर हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से ज़्यादा मिलता है, और ये क्या है, बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन कई बार सवाल जब पूछा जाता है कि हमारी जो संघात्मक प्रणाली है अमेरिका से प्रभावित है कि कनाडा से कि ऑस्ट्रेलिया से, तो कई बार सवाल का ऐसा प्रारूप रहता है कि इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो जो प्रचलित चीज़ है, उस प्रचलित चीज पर, जो सिस्टम से जुड़ी हुई चीज है, उस पर भी बहुत गौर करना पड़ेगा। उस पर निश्चित रूप से सवाल क्या पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। और पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, एक समग्रतावादी उपागम होना चाहिए। कई बार विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर उनका जो प्री है वो तो निकल जाता है, लेकिन सर मेंस में बार बार क्या है दिक्कत हो रही है। हाल के वर्षों में प्री निकलना भी मुश्किल होता गया है। तो एक जो प्री और मेंस को लेकर क्या है, क्या अप्रोच होना चाहिए। कई बार ये बच्चे कहते हैं कि उनका फैक्ट तो ठीक है क्योंकि उन्होंने पहले एसएससी की तैयारी की और एसएससी को क्लियर किया, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो है वो कई बार क्या है इसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो तथ्य और अवधारणा, यहाँ पर जो तथ्य हैं उनके और इसके साथ ही अवधारणा, इनके बीच में एक संतुलन क्या होना चाहिए। फैक्ट और कॉन्सेप्ट के अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल जो चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को बता तो लेते हैं, वर्णन तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं, तथ्य का वर्णन किया जाता है, लेकिन जब उसमें कुछ समीक्षात्मक बात करनी होती है, जब उसमें पॉजिटिव निगेटिव बताना पड़ता है, तो वहां पर हम कई बार हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि हमने उसको वैसे पढ़ा ही नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम किसी जटिल चीज को खोलकर बताने में असमर्थता महसूस करते हैं, और नई चीज अगर पूछी जाती है कि कुछ मौलिक उपाय सुझाइए, कुछ नवाचार की बात करिए, तो वहां पर भी असमर्थता महसूस करते हैं। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए उसमें समग्रतावादी एक समग्र उपागम क्या है होना चाहिए, और ये शुरू में ही क्या है रखा जा सकता है। जब तालाब बनता है उसी समय उसकी गहराई और उसका विस्तार तय होता है। एक बार तालाब में जब पानी आ जाता है उसके बाद तालाब की गहराई बढ़ाई नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पानी को अब निकालना पड़ सकता है। उसी तरह से जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने में आपका जो अप्रोच है वह अप्रोच तथ्य और अवधारणा दोनों को ध्यान में रखने वाला होना चाहिए। तथ्यों को जाने भी, अवधारणाओं को समझें भी। इसके साथ ही आप लिखने की क्षमता से भी युक्त हो और टिक करने की भी क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जो पैरामीटर है उस पर भी आप सही हैं, और रिटन का जो पैरामीटर है उस पैरामीटर पर भी सही है। आप बातों को बता भी सकें और उनका इवैल्यूएशन भी कर सकें, जटिल बातों को खोलकर आप बता सकें, और कुछ मौलिक उपाय भी आप सोचते रहें। इसमें अखबार मदद करते हैं, अच्छी टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हैं वो मदद करते हैं। कभी भी टेक्स्ट बुक जो आपको पढ़ना चाहिए शुरू में वो हमेशा स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी इसमें बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो इन 5 बातों को अपनाकर आप क्या है, एक बात ये
कि आप अपनी जानकारी और समझ के बीच में एक संतुलन साधें। बहुविध अध्ययन जो संसाधन हैं उनका उपयोग करें और किसी एक किताब को ट्रंप कार्ड हरगिज न बनाएं। इस परीक्षा की मांग बहुत व्यापक है, उसमें कोई एक किताब काफ़ी नहीं होगी। अखबार, इंटरनेट, मीडिया, इन सब का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जाए। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेयर एक्ट लेकर उसकी टेक्स्ट की रीडिंग और एक्ट को भी क्या है रीड करें। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ओरिजिनली आपकी रीडिंग उन पर होनी चाहिए और उसके आधार पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अनकॉमन चीजों में ही क्या है वहां तक ही सीमित न रहे, कॉमन चीजों की भी बहुत अच्छी, बहुत ही पारदर्शी, बहुत साफ सुथरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, इन सब पर। और एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए जिसमें प्री, मेंस, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, वर्णन, समीक्षा, विश्लेषण, मौलिक, ये सब क्या होना चाहिए। इन 5 तैयारी के मोतियों का प्रयोग करके आप राज व्यवस्था में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।